24 क्लोराइड आयंस में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो दैट इज पूरा सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 1 × 10⁻24 AlF3 के फॉर्मूले यूनिट। तो ये पूछ रहा है खाली। तो फाइनली आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो कर लो, उसको लिख लो जिसको नहीं हुआ है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और भी ठीक ठाक था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 लेवल 2 का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 भी सही क्वेश्चन था। हो गया आपसे? ठीक, किससे नहीं हुआ रेज योर हैंड्स। बताएंगे ना फिर 3-4 लोगों से। अच्छा ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो। तुमसे कौन सा नहीं हो क्वेश्चन नंबर 2? वो तो बहुत आसान है, लेवल 2 का ना। लेवल 4 तो मैंने दिया भी नहीं था अभी। तो लेवल 4 नहीं दिया था अभी। चलो नोट किया ना ये। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करेंगे। बोल रहा है एक एलिमेंट ए है जो कि टेट्रावेलेंट है, अनदर एलिमेंट इज डाइवेलेंट। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। तो आपने क्लास 9th में सीखा होगा फॉर्मूला बनाना। तो वैसे तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा है ए और बी, तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा, क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका यही होता है, पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन। जैसे NaCl बोलते हैं, Cl Na नहीं बोलते। तो अगर ये टेट्रावेलेंट है तो मान लो +4 है, और ये मान लो डाइवेलेंट है तो मान लो -2 है। ठीक है ना? तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा A2B4, तो 2 कॉमन लेने पर क्या बनेगा AB2, तो AB2 आ जाएगा आंसर, इसी ऑप्शन। ठीक है ना? टेट्रावेलेंट मतलब 4, डाइवेलेंट मतलब 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लो जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि हम वैसे करें इसको, मतलब आपको लग रहा हो कि इसमें कहीं एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, ऐसा कुछ किया जाए, तो उससे शायद ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, पॉसिबिलिटी है ना सॉल्व होने की। लेकिन इसका एक तरीका हो गया ना नोट। इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का, वो देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक तरीका और है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 14 के एटम्स कितने होंगे ये पूछ रहा है। तो जैसे अगर हम माने कि 1 मोल कार्बन 14 किसके बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 14 के इसमें एटम्स होंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ। तो बेटा 1 मोल कार्बन 14 में इतने कार्बन 14 है, तो 1 मोल कार्बन 14 का मास किसके बराबर होगा 14 ग्राम के। क्योंकि आपको पता है ना कि कार्बन 14 मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है, मतलब मोलर मास कितना है इसका 14 है ना। 12, एक कार्बन 12 वाला नहीं है, कार्बन 14 वाला इसका आइसोटोप है ये। तो उसका मास कितना है 14 ग्राम। मतलब 1 मोल CH4 का मास कितना बेटा 14 ग्राम। कार्बन 14 का बेटा मास किसके बराबर है, मतलब इतने मास में कितने कार्बन 14 होंगे। हाँ 23 कार्बन 14, बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब है कि 1 मोल में इतना है, तो 1 मोल का मास ही तो 14 ग्राम के बराबर है। तो 14 ग्राम कार्बन 14 में इतने कार्बन 14 होंगे। तो 1 ग्राम में कितना होगा, हाँ इंटू 10⁻23। अब पूछ कितने में रहा है 12 ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, हाँ ये अपॉन 14 कर देते हैं, इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 12 हुआ। लेकिन ये तो आ गया तब जब ये 100% होता, लेकिन उसमें आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 2% उसका, तो इसका कितना होगा 2%। ये फाइनली आंसर है आपका। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अच्छा, और लेवल 2 में बताओ इसमें, बाकी तो लगभग हो ही जाने चाहिए। और क्या 26
26 तो आसान है। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 22.2, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द कंटेनर। 4.4 ग्राम CO2 में मॉलिक्यूल निकाल लो, 2.24 लीटर हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल निकाल लो और दोनों को उठा के ऐड कर दो। कैसे निकालेंगे देखो बेटा, सबसे पहले 4.4 ग्राम CO2 में मोल निकालो। तो चलो पहले इसको नोट करो, बताता हूं जरा, ध्यान रखना इसका 2% निकालना पड़ेगा, तभी आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन 2% है उसका, ठीक है। लेवल 2 का 38। चलो अच्छा देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड इतना H2STP मिक्स किया गया है, ठीक है। तो देखो 4.4 ग्राम CO2 में पहले निकाल लो मोल, तो 4.4 अपॉन कितना 44, दैट इज 0.1 मोल आ गया CO2। तो एक मोल में n नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो 0.1 मोल में कितना 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ कितना CO2 का। अब पूछ रहा है कि एक तो ये हो गया, एक क्वांटिटी तो ये हो गई। अब दूसरा देखो जरा, 2.24 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। तो 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP, तो बताओ कैसे होगा ये। हाँ, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो निकाल लो, देखो ये कितना हो जाएगा 224, हाँ ठीक है कर रहे हैं, इंटू ऊपर 10 अपॉन नीचे 100, दैट इज ये भी कितना आ जाएगा 0.1 ही आ जाएगा ना। तो इसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल आ जाएंगे जितने ऊपर थे, यस और नो। तो बस दोनों को उठा के ऐड कर दो, मतलब आपको इसका 2 टाइम्स करना है खाली, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू 6.023 या 22 इंटू 10 की पावर 23। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो खाली, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सर containing NO, NO2 and N2O4 is 38.3. 38.3 the moles of N2 in 100 moles of mixture is। चलो ऐसा क्वेश्चन बेटा कराया था मैंने क्लास इलिस्ट्रेशन में। देखो क्लास इलिस्ट्रेशन बताता हूं कौन सा था ये। क्लास इलिस्ट्रेशन आपको मैंने कराया था इस टाइप का, द डेंसिटी ऑफ ए गैसेस मिक्सर कंटेनिंग N2 एंड O3, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने आपको भी। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है एकदम ये। हाँ किसने किया अभी तक। देखो सुनो, पहले वेपर डेंसिटी मिक्सर की दे रखी है, उससे क्या निकालो, मोलर मास निकालो पहले मिक्सर का। और मिक्सर का मोलर मास निकल आया तो एक बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा, बस एक को x मानो दूसरे को 100 माइनस x मानो। देखो वही काम करना है, सिंपल एकदम। देखो सबसे पहले जरा बताओ वेपर डेंसिटी मोलर मास में क्या रिलेशन होता है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, यही होता है ना। तो वेपर डेंसिटी कितना गिवन है 38.3 इंटू 2 इज इक्वल टू मोलर मास किसका आएगा बेटा, ये मिक्सर का, क्योंकि मिक्सर की डेंसिटी आपको गिवन है, यस और नो, ठीक है ना। तो बस अब एक काम करो, कौन कौन सा मिक्सर है, एक तो NO2 है, एक में रुको, मिक्सर में दो चीजें हैं, इसका 100 मोल पूरा दे रखा है, एक तो बेटा NO2 है और दूसरा क्या है N2O4 है। तो इसको मान लो x, इसको मान लो 100 माइनस x, हाँ या ना, इतना हो जाएगा। अब बस मोलर मास मिक्सर का बेटा क्या होता है, एवरेज मोलर मास, मतलब वो क्या होता है, वो मतलब x इंटू इसका मोलर मास, हाँ मतलब मोलर मास ऑफ NO2 जो कि आपको पता है, प्लस 100 माइनस x इंटू मोलर मास ऑफ किसका N2O4 का, डिवाइडेड बाई कितना 100, और ये कितना है ये, ठीक है ना, बस हो जाएगा सिंपल।
ठीक है। तो आपको यहां से वेपर डेंसिटी मिक्सर की दे रखी थी, उससे मोलर मास मिक्सर के निकाल लेना था, फिर तो वही प्रॉब्लम बन गई है एवरेज मोलर मास वाली, सिंपल। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कभी मोलर मास मिक्सर का दे रखा तो क्या निकालते हैं, एवरेज मोलर मास निकालते हैं। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। नोट कर लो जल्दी से। और कुछ इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? बेटा लेवल 1 में जो दिए थे वो हो जाने चाहिए थे आपसे, सब हो गए ना? लेवल 1 में तो ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन थे सारे वो। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा लेवल 4 में क्या बता रहे थे आप? हाँ, लेवल 1 में 36। ठीक है देखते हैं जरा। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर NH4 का होल्ड बाय SO4 सैंपल इज। बेटा बताओ, आप 100% NH4 के होल्ड वाइज SO4 में नाइट्रोजन का परसेंट निकाल सकती हैं? अगर मान लो मैं आपसे ये बोलता कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 का होल्ड वाइज SO4 कितना होगा, तो क्या ये वही प्रॉब्लम होगी जैसे अपन कर चुके हैं अभी? बताओ, देखो जरा। सबसे पहले तो आप एक बात बताएं मुझे कि NH4 का होल्ड वाइज SO4, देखो दो प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप एक काम करो कि पहले तो 100 मान के चलो कि पूरा पूरा ये है, या फिर यहीं पे इसका 66% कर दो। तो आप एक काम करो, चलो 100 हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है, पूरा कि भाई पूरा पूरा प्योर है ये। तो बताओ इसका पूरे का वो कितना होता है मोलर मास? इस पूरे का मोलर मास कितना होता है? कितना आ रहा है? 132। चलो 132 आ रहा है। अब बताओ इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आएगा? नाइट्रोजन कंपोजिशन बेटा कितना है यहाँ पर? 28/132 इंटू कितना? 100। लेकिन ये तो 100 में आएगा ना परसेंटेज। तो अब आपको निकालना है कि अब देखो मान लो समथिंग ये कितना भी आ गया, तो अब ये आएगा 100 में, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें? 66 में। वैसे करना है सिंपल, ठीक है ना? हाँ तो भी मतलब वैसे तो देखो, वैसे एक काम करो, यहां पे डायरेक्टली 66 करोगे तो ऐसे कर सकते हो फिर आप, ठीक है ना? लेकिन वैसे नॉर्मली मेथड से करो एकदम कि ये चीज निकाली आपने 100% में पूरा, जब वो प्योर था फिर इतना आ गया, फिर 66 में कितना होगा वैसे निकाल लो सिंपल, ठीक है? और कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 36। तो ये तो हो गया आपका 36। देखो जरा, 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स ये इतना ऑक्सीजन इतना, if the formula of first oxide is M3O4 then the formula of second oxide is। बेटा ये अभी छोड़ दो, ये आज के लेक्चर के बाद होगा। ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का है, अभी मैंने दे दिया आपको करने को, इसको हटा दो अभी। और कुछ इसके अलावा? ठीक है, अच्छा चलो लेवल 4 में आप क्या बता रहे थे? लेवल 4 का 4 नहीं, ये नहीं करना अभी, कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये नहीं करना अभी आपको। 2 को किससे करोगे? हो जाएगा उससे भी हो जाएगा। परसेंटेज बाय मास दे रखा है आपको 108 ग्राम में, मोलर मास 108 है, और कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन परसेंटेज, ठीक है आप उससे निकाल के देखो एक बार, मोल से निकाल के देखो क्या आता है, ठीक है ना? C6H8N4 N2, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? तो बस यही तो है और क्या। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा तो इसको सिंपल मोल जैसे करने पर आंसर नहीं आ रहा क्या अभी वैसे? अच्छा ठीक है, फिर कैसे किया फिर आपने इसको? हाँ हाँ
मोल ऑफ कार्बन निकाला 72/20 किया तो 6 मोल आया। हाँ फिर हाइड्रोजन का वैसे किया, हाइड्रोजन का आया 1 मोल, नाइट्रोजन का आया 2 मोल, 6:8:2। अच्छा अरे हंस क्यों रहे हो? ठीक है, ऐसे भी सही है। मतलब आपने सिंपली एक्स मान के किया है और तीनों को ऐड कर दिया, तो हाँ ये भी सही है मेथड एकदम। एक्स के हिसाब से किया, वो टोटल आपका 108 के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल के, ठीक है, अच्छा सही है मेथड ये भी। इसके अलावा और कुछ दिया था क्या मैंने? हाँ कहाँ थे तुम? कहाँ से आ रहे हो? हाँ नया ऑफ बैठो आके, ठीक है अच्छा। इसके अलावा और कुछ दिया था ये करने को मैंने? बस ठीक है, तो आज मैं फिर डीपीपी आपको सेंड करूंगा एक जरा। चलो चलो आप केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। बताओ, हम लोगों ने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक्स का वैल्यू निकल आया था आपका? ठीक है, अच्छा किसी ने दूसरा मेथड सोचा क्या इसका? एक और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, SrOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O करके, दूसरा मेथड सोचा क्या किसी ने? SrOH के होल ट्वाइस डॉट XH2O को हीट करने पर 3.13 ग्राम एनहाइड्रस SrOH का होल ट्वाइस मिलता है। सोचा क्या आपने? और दूसरा मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का? एक तो सिंपल वो माइनस करके कर लिया था, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? कोई बताएगा क्या? चलो देखो मैं बताता हूं आपको। आपके पास जो इनिशियल मटेरियल है वो क्या है? SrOH का होल ट्वाइस डॉट XH2O, ये आपका इनिशियल मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले निकालो इसका मोल, मोल्स ऑफ SrOH का होल ट्वाइस डॉट XH2O। कितना मोल आ जाएगा बताओ? कितना मास गिवन है इसका? कितना मास गिवन है? 6.85। 6.85 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका होता है 121 पूरे का, ठीक है ना, और प्लस 18 18x, सॉरी 18x। वैसे इसका मोलर मास तो गिवन ही हो जाएगा आपको वैसे भी, यस और नो? समझ में आती बात इतनी? तो ये इसका आ गया मोल। अब एक बात बताओ जरा, अगर हम यहां पर एक मोल SrOH का होल ट्वाइस डॉट XH2O लेते हैं, तो इसमें कितने मोल वाटर होंगे? बताओ कितने मोल वाटर होंगे इसमें? x मोल वाटर होंगे, यस और नो? इसमें x मोल वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सोचो, एक मोल SrOH के होल ट्वाइस डॉट XH2O में x मोल वाटर है, तो इतने मोल में कितना होगा? तो 6.85 अपॉन 121 प्लस 18x मोल SrOH के होल ट्वाइस में बेटा कितना मोल वाटर होगा? 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x, यस और नो? ठीक है ना। तो ये आ गया, ये तो मोल आ गया वाटर का, कि भाई इतने मोल में इतना मोल वाटर है। तो अब मास कैसे निकालेंगे? मास में से कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये मोल दे रखा है वाटर का, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 18 से, यस और नो? अब बताओ ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी? कल अपन ने मास ऑफ वाटर कितना निकाला है? 3.72 ग्राम, यस और नो? देखो तो ये क्वांटिटी बेटा किसके बराबर हो जाएगी? 3.72 के। तो बस यहां से x की वैल्यू निकल के डायरेक्ट आपकी, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? SrOH के होल XH2O में उसका मोल निकालो। अब एक मोल में x मोल वाटर है, तो इतने मोल में कितना मोल वाटर होगा? इतना मोल वाटर होगा। और ये क्वांटिटी इसको कन्वर्ट कर लो मास में, तो मल्टीप्लाइड बाई 18। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर है? 3.72 के बराबर है। तो इससे x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। x की वैल्यू कैलकुलेट की थी क्या आपने कल?
नहीं किया था तो इसको नोट करो, इससे कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, निकालो जल्दी। निकालो। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा इसका, तो थोड़ा सा जरा आप यहां तक लिखो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले। यहां तक लिखा क्या आपने? यहां तक 0.0, इतना तो नहीं आएगा यार। अच्छा बताओ पहले यहां तक लिखा क्या आपने, बताओ पहले, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, रुको जरा। देखो सबसे पहले डायरेक्टली सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से मैं, वरना टाइम लगेगा बहुत। देखो 18 इंटू 6.85, ये आ जाएगा आपका 123.3x इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाओ तो दैट इज 121 मल्टीप्लाइड बाई 3.72, दैट इज 450.12, और प्लस 3.72 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये हो जाएगा 66.96x, ये होगा। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको ले आओ इधर और डायरेक्टली डिवाइड करो तुरंत इसको, तो ये हो जाएगा 123.3 माइनस का 66.96, दैट इज 56.34, x इज इक्वल टू 450.12, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 450.12 डिवाइडेड बाई 56.34, दैट इज 7.99 के आसपास, मतलब 7.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? SrOH का होल ट्वाइस डॉट 8H2O। समझ में आ रही बात? ये होगा, यही आना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी आपकी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बेसिकली दो टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, एक तो इस टाइप का जो अभी अभी मैंने करा दिया आपको, एक ऐसा कि वैलिड है या फिर नहीं है। कभी कभी अभी हम 4 केमिकल कॉम्बिनेशन वाले लॉस इसमें पढ़ेंगे, अभी 4 लॉ पढ़ने वाले हैं अभी, और तो उसमें क्या है ना, जैसे कि एक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा लॉ इसमें वैलिड है, ऐसे भी बोल सकता है, या फिर ऐसा पूछेगा कि कोई इक्वेशन दिया है, पूछेगा इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड है या फिर नहीं है, या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देगा जो अभी अभी मैंने आपको कराई है। यस और नो? ठीक है ना? चलो लिख लिया आपने, आगे बढ़े। तो आप हेडिंग लिखो, सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन लिखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, elements combined in, according to this law, elements combined in simple ratio, according to this law,
elements combined in simple ratio of their masses to form a compound and ratio remains constant irrespective of the source of preparation. And ratio remains constant irrespective of the source of preparation. ठीक है ना? एंड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन. जरा देखो ध्यान से एग्जाम्पल इसका जरा समझेंगे. सबसे पहले देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये बोल रहा है हमसे कि जैसे कि दो एलिमेंट अगर कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट किसी भी सोर्स से बनाया जाए, उसमें जो एलिमेंट्स के मास का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर हमको न जाने कितने सोर्सेस से मिल सकता है. जैसे ग्राउंड वाटर, जो नाले होते हैं बड़े बड़े उनका पानी हो गया, रिवर्स का पानी हो गया, जो पानी बरस रहा है वो हो गया. चाहे कैसा भी वाटर हो, भाई वाटर तो वाटर ही है, उसका फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा. ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि तुम चाहे वाटर को A मेथड से बनाओ, चाहे B मेथड से बनाओ, चाहे तुम C मेथड से बनाओ, रहेगा तो वाटर ही अल्टीमेटली वो. तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें H2O की, तो आप H2O में देख सकते हैं कि इसमें 2:1 का रेशियो है इनके एटम्स में. तो जरा बताओ हाइड्रोजन का कितना ग्राम है? 2 ग्राम. और इसका कितना ग्राम है बेटा? 16 ग्राम. तो हमेशा ये जो रेशियो रहेगा किसी भी सोर्स से अगर तुम बनाओगे वो 2:16 रहेगा, दैट इज 1:8. तो कहने का मतलब ये है कि तुम वाटर को किसी भी सोर्स से बनाओ, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो रहेगा वो 1:8 ही होगा. यस और नो? सिंपल है एकदम. चलो लिख लो उसको. हाँ, सिर्फ मास का ही है बस केवल. ठीक है ना? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन केवल बेटा मास का ही है, मास को ही लेकर करना है आपको खाली बस. ठीक, चलो कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लॉ है थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, पहले जरा लिखो इसके बारे में. लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combine to form according to this law when two elements combine to form two or more compounds. According to this law when two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one element I repeat, according to this law when two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one element which combined with the fixed mass of another element, then the mass of one element which combined with the fixed mass of another element will always in a simple ratio.
अब देखो ये बड़ा ही खतरनाक लग रहा होगा देखने में, मतलब सुनने में, लेकिन ये है बहुत सिंपल। जरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखना बेटा, जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ मल्टी प्रपोर्शन ये बोलता है कि जैसे अगर दो कोई एलिमेंट अगर कंबाइंड हो रहे हैं, तो मान लिया कि वो कार्बन और ऑक्सीजन है, सपोज करो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसके दो बहुत फेमस कंपाउंड अपन लेते हैं यहां पर, एक तो CO और एक CO2। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड हुए, एक जगह CO2 बना और एक जगह CO बना। अब क्वेश्चन में बोला है क्या ये पर्टिकुलर पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करता है, ऐसा पूछा है। तो देखो कैसे, आप बताओ जरा, कार्बन का यहां पर कितना ग्राम है बेटा, 12 ग्राम। बेटा ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम। यहां पर कार्बन का 12 ग्राम, यहां पर इसका 32 ग्राम। अब देखो इन दोनों में बताओ कौन सा मास कांस्टेंट है, पहले कार्बन का 12 ग्राम 12 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि जो फिक्स मास है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होना चाहिए। अब बताओ क्या इसका 12 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ है, क्या इसका 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ है। तो अब कंबाइंड होने वाली चीज क्या है, 16 ग्राम और 32 ग्राम, यस और नो। इनका रेशियो एक सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब इनका रेशियो बेटा कैसा, 16:32, दैट इज इक्वल टू 1:2। क्या बेटा सिंपल रेशियो आ रहा है, बस। तो इसका मतलब यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होगा बेटा, पूरी तरीके से वैलिड होगा। चलो इसको जरा लिखिए, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेता हूं तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। पहले आप इतना नोट करें, हो गया, ठीक है ना, हुआ ना सभी का। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, अब बताना इसमें वैलिड है कि नहीं है। H+O gives H2O gives H2O2, इसमें है ना वैलिड, सिंपल है एकदम। देखो इसका 2 ग्राम 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम 32 ग्राम, तो वैलिड है बिल्कुल। चलो लिख लेना, यहां पर पूरा कर लेना, इसको पूरा कर लेना, ऐसा नहीं ऐसे लिख के छोड़ दो। अब एक और एग्जांपल देखिए जरा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसे 3 अलग अलग बनाता हूं जरा मैं। एक तो बनाता हूं N2O, एक बनाता हूं मैं NO, और एक बनाता हूं मैं N2O3। अब इसमें बताओ वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अब आप सोचोगे नहीं वैलिड है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें कोई मास सेम दिख ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपको मास सेम नहीं दिखे तो आप उसको सेम बनाने की कोशिश करोगे। कैसे, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा बताओ इसका कितना है, 28 ग्राम, इसका कितना है 16 ग्राम, इसका कितना है बेटा 14 ग्राम, इसका कितना है 16 ग्राम, इसका कितना है 28 ग्राम, इसका कितना है 48 ग्राम, यस और नो। इतनी बात समझ में आती है। अब आप एक काम करो, सभी को एक यूनिट में ले आओ। जैसे अगर इसको 28 ग्राम ले रखा है आपने, तो इसको 14 में कन्वर्ट कर लो, तो ये 14 हो जाएगा। ये 14 पहले से था, और इस 28 को भी 14 में कन्वर्ट कर लो। या फिर एक काम करो, ये दोनों 14 है ना, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, 28 में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो क्या तीनों सेम हो गए। अगर कभी ऑटोमेटिकली सेम ना दे, जैसे पहले दोनों एग्जांपल में ऑटोमेटिकली एक चीज सेम दे रखी थी, अब इसमें सेम नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसमें फॉलो नहीं होगा, आप उसको सेम बना कर देखो, यस और नो। तो अब जरा बताओ क्या चीज आसान है, क्या 28 बनाना इसको आसान है, रादर इन दोनों को 14 बनाओ, तो उससे अच्छा इसको 28 बना दो। तो बेटा अगर तुम इसको 28 बनाओगे तो ये अगर 28 के हिसाब से ग्राम से के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएगा। तो अब बताओ जरा कितना रेशियो हो जाएगा, 16:32:48, दैट इज 1:2:3। इसका मतलब फॉलो होता है।
समझ में आ रही है ना बात। और अगर आप इसको 14 में देखो, 14 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 28 के लिए 16 है तो एक के लिए 16/28, तो 14 के लिए कितना, ऐसे कन्वर्ट करते फिर हम इसको। जैसे 28 के लिए 48 है तो 1 के लिए कितना होगा 48/28, तो 14 के लिए कितना होगा, तो वैसे करते। उससे अच्छा ये कि तुम इसको 28 में कन्वर्ट करो तो तीनों सेम हो जाएंगे यहां पर, यस और नो, और फाइनली ये एक सिंपल रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी पेयर आपका फॉलो करता है, लिख लो। समझ में आ रही बात। तो आप इसको लिख सकते हैं जो है। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसका कुछ लैंग्वेज तो है नहीं लिखवाने का, मतलब ऐसे लिख सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना याद रखिएगा ऐसा होता है। चलो अच्छा एक और देता हूं करने को, इरेज करूं इसे, ठीक है। तो एक एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO NO2 N2O5। एक और एग्जांपल है सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O Na2O2। पहला हो रहा है क्या, तो एक काम करो दोनों को 28 में बदल लेना तो हो जाएगा, और रेशियो निकाल लेना ऑक्सीजन का कितना आ रहा है। इसका देखो जरा, इसका तो हो ही जाएगा यार, वैसे भी ये तो वैसे भी हो ही जाएगा क्योंकि Na2 तो कांस्टेंट रहेगा, और ये हो जाएगा सिंपल 16 1:2 आ जाएगा। इसका देख लो ये हो रहा है क्या, ठीक है। मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछ ले, बता दूंगा मैं। आप चाहें तो इसको 14 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 28 में 80 है तो 1 में 80/28 तो उसमें निकाल सकते हैं फिर, क्योंकि ये दोनों 14 रहेंगे आपस में। चलो भाई बताएं, आगे बढ़ सकते हैं क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो लिख लो जरा एक पॉइंट, लिखिए अगली लाइन से लिखो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज अप्लाइड, law of multiple proportion is applied only when, law of multiple proportion is applied only when all elements in compound, all elements in compound are same. Law of multiple proportion is applied only when all elements in compound are same। मतलब समझ रहे क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर अगर हमने 3 कंपाउंड बनाए हैं तो तीनों में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि तुम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले आओ बीच में, पता लगा कि तुम हमने एक बना दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाओ, अब बताओ एप्लीकेबल है क्या, तो अब नहीं होगा। तो अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अगर आपको वैलिड बनाना है तो जितने भी कंपाउंड्स एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं उसमें जो एलिमेंट का नेचर है वो सेम होना चाहिए। पहली बात समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से एकदम। और दूसरी बात और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये लॉ आइसोटोप के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आइसोटोप में बेटा मास बदल जाएगा तुरंत फिर,
तो आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उसी के आगे कि इट इज नॉट वैलिड इफ डिफरेंट आइसोटोप इज गिवन, it is not valid if different isotope is given, it is not valid if different isotope is given, ठीक है। तो बस ये सिंपल है एकदम, इतने से तो आपका सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही जाएंगे। अब नेक्स्ट जो लॉ है यहां पर जो हमको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है। अब जरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ढंग से थोड़ा, तो सब लोग जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दें पहले अच्छे से। हमने यहां पर क्या किया, 3 एलिमेंट लिए, एक कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन लिया और एक ये ऑक्सीजन लिया। तो मैं तीनों को जरा सर्किल करता हूं पहले, तो एक ये लिया, एक इधर ये लिया और एक मैंने ये लिया। अब सुनो जरा, तीनों को मैं इस तरीके से मैच करूंगा, इससे ये इधर और इससे ये इधर। सुनो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर हमने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है CH4। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने बनाया बेटा CO2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया बेटा हमने क्या, H2O, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये CH4 ये CO2, इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है और इनमें अलग अलग कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो अलग अलग एलिमेंट है उनको मिला वाटर। देखो इनमें दो अलग अलग कौन थे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को मिलाकर अपन ने क्या बनाया, वाटर बनाया। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन ये बोलता है जो रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसमें था वही इसमें होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड होगा। अगर रेशियो सेम नहीं है तो कम से कम वो किसी भी चीज का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, तभी जाके लॉ जो है ना वैलिड होने वाला है। जरा देखते हैं कैसे, जरा बताओ बेटे इसका कितने ग्राम है, 4 ग्राम। बोलो बेटे इसका कितना ग्राम है, 32 ग्राम। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें अलग अलग वाले का तो 4:32 हो जाएगा, दैट इज 1:8 हो गया। अब यही रेशियो इसमें आना चाहिए और नहीं आया तो कम से कम किसी चीज का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो जरा बताओ इसका कितना है, 2 ग्राम, इसका कितना है 16 ग्राम, तो निश्चित तौर पे ये 1:8 ही आएगा, यस और नो। इसका मतलब 100% यहां पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो चलो जरा एग्जांपल नोट करें, फिर एक और देता हूं आपको। एक बात और है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो आपको इतना ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके। देखो 3 एलिमेंट आपको दिए होंगे, पूछेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन वैलिड है या नहीं है, तो खाली आपको पता है क्या करना है, खाली ये देखना है जो 2 डिफरेंट है उनसे मिलकर तीसरा बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो समझ लो वैलिड नहीं है, सिंपल। लिख लिया, अब एक देता हूं करने को, हटा दो ना इसे, ठीक है। एक और देता हूं करने को, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा। ये कार्बन है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। सबसे पहले जरा तीनों को बॉक्स में बंद करता हूं, एक इधर है, एक ये इधर है और एक ये इधर है। और हमने इससे बनाया बेटा हमने CH2,
इससे बनाया हमने SCO2 और इससे बनाया हमने SO2। जरा रेशियो निकाल के बताइए लॉ वैलिड है या नहीं है। है? अच्छा, नहीं है, नहीं है वैलिड। सही में ना? चलो ठीक है, देखते हैं जरा। देखो यहां पर सल्फर का कितना है बेटा 64, यहां पर कितना है 32, तो 64:32 कितना होता है 2:1। जरा यहां देखो 32 32, तो यहां पे तो सिंपल आपने सोच लिया कि 1:1 है। यस और नो? अब बताना, एक बात सुनना अच्छे से एकदम मेरी, ये 1:1 को क्या अपन 1/1 लिखते हैं? अच्छा एक बात बताओ, 1/1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 2/1, दैट इज 2:1, जो कि ये है। अरे तो भाई ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? देखो नहीं समझ पा रहे हो, ये 2:1 है कि ये 2:1 और ये 1:1 होगा, तो 1:1 को हमने लिखा 1/1, और जब 1/1 में इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/1 में क्या, जो कि 2:1 है। तो ये 2:1 1:1 का 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने क्या बोला था, या तो रेशियो सेम आए या फिर किसी नंबर का मल्टीपल आए। तो ये वैलिड है कि नहीं है? ऑब्वियसली वैलिड है। और आपने क्या सोचा, ये अलग है ये अलग है, नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। तो जरा इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से, चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when an element combined with, according to this law, when an element combined with two different element when an element combined with two different element to form different compounds, then masses of different element which combined with fixed mass of third element element which combined with the fixed mass of third element will be equal or a simple multiple ratio, will be equal or a simple multiple ratio, ठीक है ना। बस चलो कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।